हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो इसमें हमें ध्यान रखना है जो इसका इनेक्टमेंट डेट है 17 जून 1956। और जो इसमें सेक्शन 2 में दिया हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन में ABC दिया हुआ है, ये हम आपको हिंदू विवाह अधिनियम में भी बता चुके हैं। जो ये A है, धर्मज अधर्मज और हिंदू के बारे में, ये चीज़ हमने पहले ही वीडियो में हिंदू विवाह अधिनियम में बता दी कि ये तीनों जो क्लॉजेज हैं ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं कि हिंदू कौन होंगे। इसी के आधार पर ये सब बातें पूर्व में हो चुकी हैं, अतः हम केवल इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर ही ध्यान देंगे। तो अब हम परिभाषा और निर्वचन में चलते हैं। सेक्शन 3 के इसमें ये आता है का, जो गोत्रज है। गोत्रज किसे कहेंगे, बंधु किसे कहेंगे, रूढ़ि और प्रथाएं। हाँ, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है पूर्णरक्त, अर्धरक्त और एकोदर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, साहदायकी संपत्ति में के हित का न्यागमन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो साहदायकी संपत्ति होती है उसमें पुत्री का जो हित होता है उसके बारे में बात कर रहा है कि जन्म से उसी ढंग से अपने अधिकार में साहदायकी हो जैसे पुत्र होता है, और को साहदायकी संपत्ति में वही अधिकार होगा जैसा उसे वही होता है जैसे पुत्र का होता है, और उक्त साहदायकी संपत्ति के संबंध में उन्हीं दायित्व के अधीन होगा जैसे पुत्र का दायित्व है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो पुत्री का साहदायकी संपत्ति में हित होता है वो पुत्र के समान ही होता है। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें ये केस इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है स्टेट PCJ के एग्ज़ाम में। हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 8। इसमें क्या है कि पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। इसमें क्या है कि जो उत्तराधिकार है किससे संबंधित, पुरुष से संबंधित। अगर निर्वसीयत मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी। किसको किसको, प्रथमता उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में है। तो आपको पहली बात ये ध्यान में भी रखना है कि अनुसूची वर्ग कौन कौन लोग आते हैं। सेकंड क्या कहता है कि यदि वर्ग 1 में वारिस नहीं है तो जो वर्ग 2 में है फिर उनमें जाके शिफ्ट हो जाएगा, उनको जाएगा। अगर 2 में भी नहीं है तो फिर किनको जाएगा, मृतक के गोत्रज को, जो कि मैंने अभी बताया था कि इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी। और सबसे लास्ट में अगर गोत्रज भी नहीं है तो मृतक के बंधुओं को जाएगा। और धारा जो 8 है इसके प्रावधानभूत लक्षी प्रभाव नहीं रखते हैं। ये जो केस लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में हम लोग। और सबसे महत्वपूर्ण इसी के साथ में जो अभी हम लोगों ने सेक्शन 6 पढ़ा था उसी से संबंधित ये भी है, हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आंतरिकतः अपनी संपत्ति होगी। क्या होगा इसमें कि जो हिंदू नारी के कब्जे में भी कोई संपत्ति है, चाहे वो अधिनियम के पूर्व या पश्चात अर्जित की हो उसने, उसके द्वारा वह पूर्ण स्वामी के तौर पर होगी, वो अर्धस्वामी नहीं। इससे पहले, इस अधिनियम से पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वर्तमान में स्त्रियां जो है हिंदू स्त्रियां हैं वो पूर्ण रूप से संपत्ति की स्वामिनी होंगी, चाहे संपत्ति स्त्री धन हो या स्त्री संपदा हो। आपको इस सेक्शन में ये वाला केस इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। और जो भी हम लोग सेक्शन 8 पढ़ा था उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। ये जितने मैं सेक्शन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग 80% क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से आने हैं, निश्चित है। 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार। अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या कहते हैं, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हिंदू नारी के। तो निर्वसीयत मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी। किसको किसको, पहले तो पुत्री और पुत्र होंगे उनको होगा, फिर अगर वो नहीं है तो पति के वारिसों को, फिर उसके बाद माता पिता को, उसके बाद पिता के वारिसों को, उसके बाद फिर माता के वारिसों को। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है
और क्वेश्चन कहीं से जल्दी नहीं बनते हैं इन सब सेक्शंस को छोड़ करके। तो इसने भी सेक्शन 16 की बात की थी इसमें नियमों के अनुसार, तो हमें इसलिए सेक्शन 16 भी एक नज़र देखना है। इसमें सेक्शन 16 भी हमें पढ़ना पड़ेगा 16-15 के साथ में। अब जहाँ तक है कि इसका केवल आपको सेक्शन याद रखना है और इसका हेडिंग गर्भ स्थित आपत्ति का अधिकार। इसमें ये देखना है कि जो निर्वसीहत की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित था और जो तत्पश्चात जीवित पैदा हुआ है उसके निर्वसीहत की विरासत के विषय में वही अधिकार होंगे जो उसके होते यदि वह निर्वसीहत की मृत्यु के पूर्व पैदा होता। इसका मतलब ये है कि अगर वो जन्म नहीं लिया है, अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी अधिकार वैसे ही होगा यदि वह पैदा होता और उसके पिता जीवित होते। ये क्वेश्चन आ चुका है, बिहार PCJ में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और एक मेरी नज़र में एक और इम्पॉर्टेंट है 25 सेक्शन, हत्या करने वाला निर्हरित होगा जो अपनी पैतृक संपत्ति के लिए उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी संपत्ति के लिए या हत्या का दुष्प्रेरण किया था, वह विरासत पाने से निर्हरित होगा। और 29 जो सेक्शन है ये क्या कहते हैं, वारिसों का अभाव। यदि कोई वारिस नहीं है संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए, पुत्री न पुत्र वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों में से किसी में भी नहीं है जो हमें प्रावधान किया हुआ है, तो वो संपत्ति कहाँ हो जाएगी, सरकार को उन सब बाध्यता और दायित्व की अध्ययन लेगी जिनके अध्ययन वारिस होता है। क्या हो जाएगी, संपत्ति जो है सरकार को न्यागत हो जाएगी। इसी के साथ में ये जितने सेक्शन हम लोगों ने देखे हैं ये बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और ये जो जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके मार्गदर्शन में ही ये सब टिक किए गए हैं और इसी वजह से हम आपको भी ये बता पा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।